वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। और आज हम 29 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। मुझे उम्मीद होगा कि ये जो सेशंस हम लगातार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। और आप प्लीज अपना प्यार इसी तरह से हमें दिखाते रहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हमने बहुत सारे और भी अपडेट्स दे दिए हुए हैं, चाहे वो पैरालंपिक हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे क्रिकेट हो। वो आप चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। और बहुत सी वीडियोस का लिंक और प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं 29 अक्टूबर 2023 को लेकर के। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं। उसको लेकर के जो मोदी गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसने क्या किया है, एक नेशन वाइड यात्रा निकालने का सोचा हुआ है, जिसके बारे में क्या करेंगे, वो जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो लाभार्थी स्कीम्स है, उसको 15 नवंबर से उसको जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम में एक नेशन वाइड यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि क्या है, जैसे जो बहुत ही फेमस आदिवासी आइकन हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भी भागीदारी दी थी, इनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, जिनका जो जन्म दिवस है वो 15 नवंबर को आता है। उस दिन रूलिंग भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, एक एम्बिशियस लॉन्च कर रही है। उसका क्या है, उसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यानी जो यात्रा है, इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इससे जो भी हमारे सेक्शंस के, सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं, उन तक जो कैंपेन है, जो लाभार्थी कैंपेन है या जो वेलफेयर कैंपेन है, उसको पहुंचाया जाएगा। यानी ये 72 दिन चलने वाला नेशन वाइड आउटरीच है, जिसमें क्या करेंगे, वो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, उन तक उनको पहुंचाया जाएगा। इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी गोल क्या है, पर्पस इसका विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको रीच द अनरीच्ड, यानी जिन तक अभी तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन तक पहुंचा जाए और उनको इंफॉर्मेशन दी जाए किस बारे में, जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट के स्कीम है और उन तक नहीं पहुंचाया जा सका है उसका फायदा, उन तक उन इन वेलफेयर स्कीम्स तक उनको पहुंचाया जाए और उससे उनका बेनिफिट मिल सके। अब हम पैरालंपिक बात करते हैं। पैरालंपिक के ऊपर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि एक सेशन ऑलरेडी किया जा चुका हुआ है। इस बार जो इंडियन पैरालंपिक गेम हुए हैं, उसमें 111 मेडल्स, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट मेडल टैली है इंडिया का, उसमें हमने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज, यानी 51 ब्रोंज, 31 सिल्वर और 29 गोल्ड लेकर के आए हैं। और जो ये अचीवमेंट है, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि जो पैरा एथलीट्स हैं, ये दिव्यांग जन होते हैं, और ये दिखाता है उनका डेडिकेशन, उनका टैलेंट, उनका डिटर्मिनेशन। और जो पैरा स्पोर्टिंग कम्युनिटी है, ये एक आम लोगों के लिए, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द पीपल, हमारे लिए, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे दिव्यांग जन होने के बाद भी जो ये फीट उन्होंने अचीव की है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ी है। अगला अपडेट ये था कि सऊदी अरेबिया 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो होस्ट करने वाला है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, गौर करने वाली बात यह है कि पहले ये ऑफर ऑस्ट्रेलिया के पास था, बट ऑस्ट्रेलिया ने अनएक्सपेक्टेडली इस इवेंट से पुल्ड आउट कर लिया। उसका रीजन ये दिया था उन्होंने कि जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, वो इनकम से बहुत ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं, हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है और हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम विड्रॉ किया, तुरंत सऊदी अरेबिया ने दोनों हाथों से, विद बोथ देयर हैंड्स, उन्होंने क्या कर लिया, इस इवेंट को ग्रैब कर लिया। और ग्लोबल स्पोर्टिंग स्टेज पर सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया, सऊदी अरेबिया एकमात्र कंफर्म बिडर बन गया था 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और गल्फ नेशन ने, यानी जो खाड़ी देश थे, उसने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया, और अक्टूबर 4 को तुरंत जो फीफा का सरप्राइज इनविटेशन था, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया विद बोथ हैंड्स। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम बिकम्स द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 37th नेशनल गेम। अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि पेटीएम किस तरह से 32% का इजाफा किया है अपने टर्नओवर में, अपने बिजनेस में। और इस तरीके से जो 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का, जो कि गोवा में स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो दे दी है मैंने। और जो इंडिया का रिनाउंड फिनटेक जाइंट है, किस तरह से उसका ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है पेटीएम का। और ये जो टूर्नामेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोरदा गोवा में स्टार्ट किया था। ये जो नेशनल गेम है,
ये एक इसका रिसेम्बलेंस है ओलंपिक के साथ। ये अक्टूबर 26 से लेकर के 9 नवंबर 2023 तक चलेगा और इसमें लगभग 10,000 एथलीट्स अक्रॉस द नेशन एंड अक्रॉस द स्पोर्टिंग इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे 43 डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए अक्रॉस 28 डिफरेंट वेन्यूज। ठीक है, ये एडिशन अपने आप में यूनिक है और इसमें 28 इंडियन स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला अपडेट क्या है कि एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो क्रिकेट आइकन एम एस धोनी है उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना हुआ है। एम एस धोनी ही क्यों? क्योंकि एम एस धोनी का जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है और अक्रॉस जॉनर, अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप जो धोनी की एक्सेप्टेंस है इंडियन लोगों में वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हो, बुजुर्ग लोग हो, तो धोनी की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत है, यानी और धोनी की जो पेनिट्रेशन है अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स वो भी बहुत ज्यादा है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है, उन्होंने जो लेजेंडरी क्रिकेटर है 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब ये कप्तान थे, उनको अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। धोनी ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन माने जाते हैं, वो इस क्रूशियल रोल्स में होंगे। अब इससे फायदा क्या है? एसबीआई का जो कमिटमेंट है विद अ यंगर एंड मोस्ट डाइवर्स कस्टमर बेस। यहां पर जो जरूरी है कि जो यंगर बेस है, कस्टमर बेस, वो अट्रैक्ट होता है और जो डाइवर्स कस्टमर बेस है वो भी धोनी, चूंकि एक आइकन है, इंडियन आइकन है, स्पोर्ट्स आइकन है, यंगर आइकन है, दोनों को टारगेट कर सकता है। तो लिस्ट ऑफ द कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स जो कि धोनी लॉन्च करते हैं, ओरियो बड़ा फेमस है, इंडिया सीमेंट्स, ड्रीम 11 और रिबॉक है जो कि धोनी जिसके आइकन है। आगे देखते हैं, नीता अंबानी रिसीव्स यूएसआईएसपीएफ। ये क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके लिए जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है फिलेंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो मिला है नीता अंबानी को। नीता अंबानी क्या है? फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन was honored with the 2023 US India Strategic Partnership Forum Global Leadership Award for Philanthropy and CSR Corporate Social Responsibility। ये अवार्ड किसने दिया है? जॉन चैम्बर्स ने दिया है, जो कि चेयरमैन है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के। और कहां पर हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था और इसको बहुत फेमस फिगर्स ने, यूएसएसआईएसएफ से, इंडियन बिजनेसमैन लीडर्स एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अटेंड किया था। नीता अंबानी एक एक्लेम्ड फिलेंथ्रोपिस्ट है, फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट है, बिजनेस वुमेन है और आपको पता ही होगा मुकेश अंबानी की वाइफ है। हैज इंपैक्टेड मिलियंस ऑफ लाइव्स इन इंडिया थ्रू रिलायंस फाउंडेशन के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, एजुकेशन में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ केयर में, सब में उनका नाम है। कहां कौन कौन से फील्ड में वो वर्क करती हैं? वो वुमेन्स के कॉज के लिए वर्क करती हैं, चिल्ड्रंस कॉज के लिए वर्क करती हैं और यूजुअली काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जेंडर जो डिवाइड है उसमें काफी वो अच्छा खासा डोनेशन देती हैं और इसमें विमेंस के रोल्स में, इंडियन इकोनॉमी में विमेंस के रोल्स में काफी ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके एनहेंसमेंट के लिए काफी काम भी करती हैं। रिलायंस फाउंडेशन क्या है? एक फिलेंथ्रोपिक आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आपको पता होगा हर जो कॉर्पोरेट जाइंट होते हैं उनको सीएसआर में फंड देना होता है, उनका जो सीएसआर फंड होता है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो वो जो इनका सीएसआर वेंचर है रिलायंस फाउंडेशन, वो नीता अंबानी लेड करती हैं और प्राइमरी फोकस वो रखती हैं रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में, अर्बन रिन्यूअल में, आर्ट्स, कल्चर और हेरिटेज में वो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि जो आरआरबी है यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका जो डिपॉजिट है वो 15 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया हुआ है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है? एक रिव्यू किया हुआ है बल्क डिपॉजिट लिमिट्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। एज ए रिजल्ट क्या हो गया? जो आरआरबीज हैं उनका जो डिपॉजिट लिमिट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया है, 15 लाख से सीधे 1 करोड़, यानी लगभग 6 टाइम्स जंप करा दिया है उनके जो डिपॉजिट लिमिट है। और ये एडजस्टमेंट क्या किया गया है? इससे जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है आरआरबीज का वो बढ़ेगा और इससे उनके लिए एक इक्विटेबल बैंकिंग लैंडस्केप क्रिएट होगा। यानी अब जो आरआरबीज भी हैं वो भी एक लार्जर वेंचर टारगेट कर सकते हैं, लार्जर मार्केट टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 2023 के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आई एम सॉरी, इट शुड हैव बीन सेड एज कि 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट के तौर पर टारगेट करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। सो जो 29 अक्टूबर है ये क्या है? यूएन का फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट, और विच क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है लेगेसी ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल डे केयर फाउंडेड 4 years ago। यानी 4 साल पहले जो इंटरनेशनल डे फॉर केयर
संस्थापना की गई थी उसको ये मार्क करता है, जो कि ट्रेड यूनियंस ने किया था टू एक्सेलरेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द केयर इकोनॉमी। जो केयर इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए मार्क किया गया था 4 साल पहले, इंटरनेशनल डे फॉर केयर इसके केस में। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट इज अपॉर्चुनिटी है रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वर्क ऑफ केयर and support workers and to advocate for policies and investment that support resilient and inclusive care economy. So एक inclusive care economy है जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हमको वर्किंग की बात करते हैं, जहां पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट की बात करते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है लोगो एंड वेबसाइट एंड ब्रोशर फॉर एनसीईएल। एनसीईएल क्या है, ध्यान से देखेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है क्या, लोगो, वेबसाइट एंड ब्रोशर ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एनसीईएल ड्यूरिंग अ ग्रैंड इवेंट इन न्यू दिल्ली। बहुत मोमेंटस यानी जो इंपॉर्टेंट ओकेजन था जिसका फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट हुआ था एनसीएल का, अ सिग्निफिकेंट स्टेप यानी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है उन्होंने, इनहैंसिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर्स रोल इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम। यानी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका इंडियाज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी है, इसके बारे में उन्होंने इस महत्वपूर्ण ओकेजन में बताया भी। एनसीईएल यानी क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। एनसीईएल इज कमिटेड टू एम्पावरिंग फार्मर्स, लेबरर्स, traders by providing them with opportunities for integrated growth। यानी इंटीग्रेटेड ग्रोथ के लिए किसके किसके लिए, फार्मर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन सब के लिए। लोगो लॉन्च किया, ब्रोशर लॉन्च किया, वेबसाइट लॉन्च की, सब कुछ लॉन्च किया। NCL is poised to make a substantial impact on the export landscape, benefiting both cooperatives and the nation। कोऑपरेटिव और नेशन दोनों को ही फायदा होगा NCEL से। बार बार मैं इसका जो फुल फॉर्म रिपीट कर रहा हूं वो इसलिए कि आपको इसका फुल फॉर्म याद हो जाए, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब आज के सेशन में कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ जो करंट अफेयर्स हुए थे उनके बेस्ड ये एमसीक्यू है। रिसेंटली विच स्टेट government has started hope initiative mission to make the state completely drug free। आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका एंड हरियाणा। आपको मैं क्लू देता हूं, इन चारों में से एक ही स्टेट है जो ड्रग मेनेस से बहुत सालों से परेशान है, और हमारा जो एक नेबरिंग कंट्री है वो हमेशा इस स्टेट को परेशान करता है ड्रग मेनेस से। ऑपरेशन चक्रा 2 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम, आईबी, रॉ, एनआईए एंड सीबीआई। हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो ये। कार्तिकेयन मुरली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, अभी रिसेंटली चर्चाओं में थे ये, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल एंड हॉकी। On which border has the country's tallest national flag 418 feet has been hoisted recently। थोड़ा आइडिया दे दूं आपको, क्लू दूं क्या? चलिए, गडकरी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, बाकी आप बताएंगे इसी सेशन में कि इसका आंसर क्या है। When was the United Nations Day celebrated recently? और मुझे याद है कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियोस में लिए हुए हैं। आपके ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड 26 अक्टूबर। चलिए जल्दी से इसके आंसर्स देख लेते हैं। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने कसम खिलवाया था, जो हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, वहां पर एक लार्ज गैदरिंग हुई थी जहां पर पंजाब गवर्नमेंट और हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा है उसके सपोर्ट से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, होप इनिशिएटिव, और बहुत से यूथ ने कसम खाई थी कि वो कभी भी ड्रग नहीं लेंगे, और बाद में वहां पर ही एक कसम दिलवाया गया था ड्रग फ्री पंजाब का। एक पंजाब सरकार का ये एफर्ट है कि पंजाब को कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाया जाए, जो कि एक डिफरेंट लेवल पर और डिफरेंट एज ग्रुप्स में चल रहा है। मैं यहां पर आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान एक मेन रीजन रहा हुआ है पंजाब में ड्रग मेनेस को लेकर के। और दूसरा क्वेश्चन था यहां पर चक्रा 2 कैंपेन को लेकर के। तो यहां बता दूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑपरेशन चक्रा 2 लॉन्च किया हुआ है, अ क्रैकडाउन ऑन ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। यानी जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं उसके लिए सीबीआई ने एक पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से, और एक चक्रा 2 लॉन्च किया हुआ है कि जो एक ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स है उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और इंडिया कार्तिकेयन मुरली क्या बने हैं, थर्ड इंडियन चेस प्लेयर टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन क्लासिकल चेस आफ्टर ही प्रिवेल्ड ओवर द नॉर्वेजियन द कतर मास्टर्स टूर्नामेंट में। पहली बार इंडियन जो चेस मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया था। और जैसे कि मैंने बताया था, नितिन गडकरी ने
418 फीट का नेशनल फ्लैग अटारी वाघा बॉर्डर पर, जो कि टॉलेस्ट है पूरे भारत में, उसका इनॉग्रेशन किया था। यूनाइटेड नेशंस का जो सेलिब्रेशन है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट मार्क्स द ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1945। और इस तरह से आज का सेशन हम ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो अपडेट्स और एमसीक्यू है दोनों को आपने एंजॉय किया था, और बहुत जल्दी हम कंप्लीट अक्टूबर का करंट अफेयर्स, उसका अपडेट्स और उसके एमसीक्यू दोनों ही लेकर के आएंगे। और ये पूरा का पूरा जो अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश पर मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।